हेलो बालक, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जम के पढ़ाई कर रहे होगे। यही टाइम है, यही आखिरी का समय है जो डिसाइड करता है विनर एंड लूजर को। अगर अभी आपने जम के मेहनत करी, अभी अगर आपने अपने आप को संभाल के रखा, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं सुमित परासर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं ईआईएस चैप्टर नंबर 5 कोर बैंकिंग सिस्टम के अमेंडमेंट लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि May 20 ऑनवर्ड्स के लिए कुछ अमेंडमेंट को इंक्लूड किया गया था, कुछ चेंजेस किए गए हमारे सिलेबस में, स्टडी मॉड्यूल को मॉडिफाई किया गया। तो चैप्टर नंबर 5 में भी कुछ मॉडिफिकेशन है, हालांकि माइनर मॉडिफिकेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे आज यहाँ इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित रूप से करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको बहुत ही सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल कराने जा रहे हैं आपके चैनल पे, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो जूनियर्स हैं, जो फाउंडेशन में हैं, आप उन्हें भी जरूर कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम फाउंडेशन के लेक्चर्स भी आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होंगे, राइट? So now we are going to start with chapter number 5 core banking system। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, इस चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह से दिया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैंकिंग एंड द बैंकिंग प्रोडक्ट्स। फिर हम थोड़ी बहुत बात टेक्नोलॉजी की करते हैं, इसके टेक्निकल आर्किटेक्चर की करते हैं, फंक्शनल आर्किटेक्चर की करते हैं, देन वी गो टू द प्रोसेसेस। सो बैंक के डिफरेंट प्रोसेसेस को कवर करते हैं, प्रोसेसेस को कवर करने के बाद रिस्क एंड कंट्रोल को साथ ही साथ देखते रहते हैं, एंड देन वी गो इनटू द एरिया ऑफ रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस, जहां हम बात करते हैं डिफरेंट एक्ट्स की। सो तीन जगह आपको मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तीन जगह मेजर कहने का मतलब है तीन जगह मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला मॉडिफिकेशन आपको पता है कहां है? सबसे पहला मॉडिफिकेशन है आपका टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ सीबीएस हमें पहले भी पढ़ना था, लेकिन पहले जो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ सीबीएस था, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हुआ करते थे, सिर्फ कंपोनेंट के नाम को पढ़ना था। अब एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपको यह समझना होगा, सबसे पहला टेक्नोलॉजी कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन को देखना है। सेकंड चेंज जो है वो आपके रिस्क में है। यहां ऑपरेशनल रिस्क को थोड़ा बहुत इलाबोरेट किया गया है, थोड़ा बढ़ाया गया है उसके कंटेंट को, तो हमें उस रिस्क को भी कवर करना है। एंड तीसरा चेंज आपको जो दिखाई देगा, दैट इज इन आईटी एक्ट। यहां एक खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि आईटी एक्ट के जो की प्रोविजंस हमें चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना होता था पहले, उसको मूव करके चैप्टर नंबर 1 में डाल दिया गया है, कुछ सेक्शंस को ऐड किया गया है, लेकिन दोज आर कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 5 में आपको उसको कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है ना? प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने अमेंडमेंट के नाम से, आप वहां प्लेलिस्ट में जाइए और आप चैप्टर वाइज लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने अमेंडमेंट को इजीली तैयार कर सकते हैं, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 को, कोर बैंकिंग सिस्टम। एज यू नो, the name of the chapter is what? Core banking system. Changes applicable to May 21 onwards, right? जो पहला चेंज हमें देखने को मिलेगा, that is in the component and architecture of CBS. Now, as far as CBS is concerned, हम जानते हैं CBS stands for Core Banking System. Core Banking में Core stands for Centralized Online Real Time Exchange. हम जानते हैं हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, हमारे पास एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर होता है, उसी से सारे के सारे ब्रांचेस, सारे के सारे डिलीवरी सिस्टम्स, थर्ड पार्टीज एंड आपका डिजास्टर रिकवरी साइट क्या होता है? कनेक्टेड होता है, जाहिर सी बात है। अब हमारे बैंकिंग के जितने भी ऑपरेशंस हैं, उन सारे ऑपरेशंस को हम क्या कर सकते हैं? सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं, एंड दैट व्हाट द बेसिक आइडिया ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम इज, राइट? सो कोर बैंकिंग सिस्टम में हमारे को एक कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में आपको थोड़ा सा क्या है? चेंज है, राइट? तो जरा गौर करिएगा। इन सीबीएस all applications are stored in central data center. We know that in core banking system we have a central data center, और यही हमारे सारे के सारे एप्लीकेशंस क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। The DC बोले तो data center contains various types of servers to support various services. So we have different types of servers in data center. Suppose we talk about the email services, so for that purpose we have the mail server, we have the internet banking application server, internet banking channel server, we have the database server, we have the application servers, we have the proxy servers. There are huge number of servers which are stored in the data center, जो different type के services को हमें क्या करता है? ऑफर करता है। और सर्वर के बारे में तो मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है, कई सारे वीडियो में मैंने बताया है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम,
बड़ा सिंपल है। एटीएम की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास सर्वर होगा, आप उसे एटीएम सर्वर बोल दोगे। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपके पास सर्वर होगा, आप उसे इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर बोल दोगे। डेटाबेस स्टोर करने के लिए आपके पास सर्वर होगा, आप उसे डेटाबेस सर्वर बोल दोगे। एंटीवायरस रखने के लिए आपके पास सर्वर होगा, जिसे आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर बोल दोगे। जैसा नाम वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम। So in the data center of a bank, there are huge number of servers stored, जो सर्वर हमें क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। CBS project include data center and the DR center. Both are very important. डेटा सेंटर के साथ साथ हमारे पास एक डीआर सेंटर भी होता है। डीआर सेंटर का मतलब है डिजास्टर रिकवरी। मान लो कुछ हो जाए, मान लो टेररिस्ट अटैक कर दे, बम मार दे आपके डेटा सेंटर पे, आपका डेटा सेंटर काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा भाई? तो उस कंडीशन में आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन ठप पड़ जाएगा। तो हम कहते हैं बचने का तरीका क्या है? वी मे हैव सम डीआर साइट। डीआर साइट इज बेसिकली डिजास्टर रिकवरी साइट, जो 3 तरह के होते हैं, हॉट होता है, वार्म होता है, कोल्ड होता है। हॉट, वार्म एंड कोल्ड। और जाहिर सी बात, इन द केस ऑफ बैंक यू वुड लाइक टू गो फॉर द हॉट डीआर साइट, यानी कि दैट इज अ रेप्लिका ऑफ योर प्राइमरी सिस्टम। दैट इज द मेन डेटा सेंटर का क्या होता है? एक रेप्लिका होता है। और वो रेप्लिका का हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा प्राइमरी सिस्टम, मतलब मेरा मेन डेटा सेंटर काम करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो हम डीआर साइट का यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर नॉट अवेलेबल एट ब्रांचेस but can be accessed from branches online. So बहुत important है, all applications are stored in data center. Applications are not available at branches, but those applications are accessed through what? Internet. So we simply say that online आप क्या कर सकते हैं, यहाँ branches ऑनलाइन कहना ज़्यादा बेटर होगा। आप ब्रांचेस से क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, जो एप्लीकेशंस बेसिकली कहाँ स्टोर होते हैं? आपके डेटा सेंटर पे स्टोर होते हैं। Along with database server, other servers, an application server is located at the central data center. एप्लीकेशन सर्वर भी कहां होता है? सेंट्रल डेटा सर्वर पे। The CBS deployed by the banks as a part of CBS project include data center and the DR site. With the introduction to core banking system, a customer is not only having accessibility with the branch but to the bank. अब ये बेसिक चीज है जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में ये कुछ नया नहीं है जो आप देख रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी से, in the case of core banking system, we have a centralized data center. All applications are stored in centralized data center. All servers are there in the data center. जो server different type of services को provide करता है हमें। Applications जो हैं वो data center में है। branches से application को online access किया जाता है basically, right? और अगर मेरा data center किसी कारण से काम करना बंद कर दे तो इससे कैसे बचा जाए? For that purpose we have the disaster recovery planning. Under that we have something called as DR site. And in the case of bank, usually we use the hot site. जो उसे हम तब यूज करते हैं जब हमारा मेन डेटा सेंटर काम करना क्या करे? बंद करे। तो अगर डेटा सेंटर की बात करें, अगर इंटायर कोर बैंकिंग आर्किटेक्चर की बात करें, उसमें क्या क्या की टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स हैं जो हमें पढ़ना होगा? दिस हैव बीन एडेड, this has been added. So there are different types of component, different components in core banking system जो आपको क्या करना है? समझना है और पढ़ना है ना? तो चलो हम समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि बस समझ आ जाए, बस मजा आ जाए, राइट? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पूरा आर्किटेक्चर दिखाने जा रहा हूं बैंक का, जिसका इस्तेमाल आप कोर बैंकिंग सिस्टम चैप्टर में कई जगह कर सकते हैं। कई जगह आपका इसका इस्तेमाल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे। सिंपल सा एक डायग्राम है आपके सामने जो आपको देखना है और समझना है। सिंपल सा डायग्राम है जो देखना है और समझना है, ठीक है? देखो, कोर बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर आप एक लेमैन की तरह बात करें इसके बारे में, लेमैन इसको कैसे समझ सकता है? सिंपल तरीका क्या हो सकता है इसको समझने का? तो वी सिंपली से दैट कि कोर बैंकिंग सिस्टम में वी हैव अ डेटा सेंटर। हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर है जहां हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रखा रहता है, ठीक है? और इस डेटा सेंटर में हम कई तरह के सर्विसेज सर्वर्स को क्या करते हैं? रखते हैं, ताकि हम सर्विस प्रोवाइड कर सके, जैसा आपने अभी अभी सीखा था। यहाँ सर्वर्स होते हैं, यहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ हमारी नेटवर्किंग होती है, यहाँ हम कई तरह के इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। और इसी डेटा सेंटर से हमारे जितने भी डिलीवरी सिस्टम्स है, चाहे हम ब्रांचेस की बात करें या हम अदर डिलीवरी सिस्टम एटीएम वगैरह की बात करें, ऑल दीज डिलीवरी सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर डेटा सेंटर। और यही रीजन था कि हमने कहा था कि अब वो जमाना गया कि अगर आपने किसी एक ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कराया तो आप उस ब्रांच से बंद के रह जाओ, ऐसा नहीं है। और यही रीजन है कि अगर आपने एक ब्रांच में आपका अकाउंट है तो ऐसा नहीं कि आप उसी ब्रांच से ट्रांजैक्शन कर पाओगे, बल्कि आप किसी भी ब्रांच से जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। द रीजन इज
things are what? Centralized. So whenever you do a transaction in a particular branch, the centralized database gets updated. और यही reason है कि आपने एक branch में deposit किया, ATM से withdraw कर लो, doesn't matter because that ATM is also connected to what? The central database. So क्या हो रहा है कि वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर और हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, हमारे जितने भी डिलीवरी सिस्टम्स हैं, दोस डिलीवरी सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर। तो और दैट इज व्हाई वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हियर। और बहुत आसानी से हम ये बात कह सकते हैं कि अब कस्टमर किसी ब्रांच का नहीं होता, बल्कि कस्टमर पूरे के पूरे बैंक का है। वो किसी भी ब्रांच से, किसी भी डिलीवरी सिस्टम से ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब जरा सोचो, अगर आपको टेक्नोलॉजी कंपोनेंट समझना है तो आपको इसके अंदर जाना होगा, डेटा सेंटर के अंदर, और आपको यह समझना होगा कि डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर कैसा होता है, तभी आप टेक्नोलॉजी कंपोनेंट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, राइट? तो अपन चलते हैं डेटा सेंटर के अंदर। सो डेटा सेंटर में हमारे पास जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको हम क्या करते हैं, दो जोन में बांट देते हैं। हमने उन रिसोर्सेज को क्या किया, टू जोन्स में डिवाइड कर दिया। एक जोन को हम नाम देते हैं डीएमजेड या डीएमजी, इसको पढ़ा जाता है। डीएमजेड का मतलब है डीमिलिटराइज्ड जोन, और एक जोन को हमने कहा टीजेड, ट्रस्टेड जोन। वो सारे के सारे सर्विसेज जो किसी न किसी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो सर्विसेज हम यहां रख रहे हैं, कहा डीएमजेड में। और जो हमारा ट्रस्टेड जोन है, यहां हमारे सारे क्रिटिकल रिसोर्सेज को हम रखेंगे, जो हाईली क्या होगा, सिक्योर्ड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डीएमजेड सिक्योर्ड नहीं होगा, वो भी सिक्योर्ड होगा, बट हमने अपने डेटा सेंटर को क्या किया है, दो जोन में बांट दिया है। अब जरा गौर करना, आपका जो डायग्राम है वो आपको क्या शो कर रहा है, इट्स शोइंग यू दैट यू हैव अ डेटा सेंटर हियर, जिसको आपने दो जोन में बांटा है, डीएमजेड में और टीजेड में। और यही रीजन है कि ट्रस्टेड जोन प्लस डीमिलिटराइज्ड जोन, ट्रस्टेड जोन प्लस डीमिलिटराइज्ड जोन इज इक्वल टू व्हाट, डेटा सेंटर। तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, आपका डेटा सेंटर बन रहा है। इन योर डेटा सेंटर, इन दीज टू जोन्स, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स इंस्टॉल्ड, जिन सर्वर की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड करते हैं। तो जरा सोचो, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं, आपके पास, आप बैंक आज के डेट में क्या है भाई, डिजिटल इंडिया है, और डिजिटल इंडिया है तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर कोई यूजर इंटरनेट बैंकिंग करना चाहता है तो वो कैसे करता है? तो यूजर अगर इंटरनेट बैंकिंग करना चाहता है तो उसके पास एक डिवाइस होना चाहिए भाई, ब्राउजर वगैरह होना चाहिए, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और यूजर क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू, राइट, बैंक के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करता है इंटरनेट बैंकिंग के केस में। तो बैंक का जो वेबसाइट है, दैट वेबसाइट इज होस्टेड ऑन व्हाट, वेब सर्वर। वो कहां रखा होता है, वेब सर्वर पे, और ये वेब सर्वर से वेबसाइट डिस्प्ले होता है यूजर के कंप्यूटर पे। फिर यूजर क्या करता है, अपना क्रेडेंशियल देगा, आईडी एंड पासवर्ड, दैट गोज टू डिफरेंट सर्वर्स हियर। आईबीएएस एंड आईबीसीएस की बात करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर एंड इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, ये दोनों सर्वर मिलके क्या करता है, यूजर को यहां फैसिलिटेट करता है कि वो इंटरनेट बैंकिंग कर सके। अब जब यूजर एक्सेस करेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो सकता है ऐसा। ऐसा भी हो सकता है कोई इंटरनेट के थ्रू अटैक करने की कोशिश कर रहा हो। For that purpose, you will have to install the security features as well. So हमने IDS लगाया, intrusion detection system, हमने firewall लगाया। firewall and IDS की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंट्रूडर को रोक सकते हैं, इंट्रूडर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम पे किसी भी तरह का अटैक हुआ तो हम उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये मेरा DMZ जोन था, जहां से मैंने इंटरनेट के थ्रू क्या किया, यूजर्स को एक्सेस दिया। Likewise, we have the branch connectivity and ATM connectivity as well. अब जो मेरा एटीएम कनेक्टिविटी है, ब्रांच कनेक्टिविटी है, वो कैसे होगा? फॉर दैट पर्पस वी हैव अ लीज लाइन, डेडिकेटेड लाइन। हमारे पास क्या है, एक डेडिकेटेड लाइन है। सो वी हैव अ डेडिकेटेड लाइन हियर, और उस डेडिकेटेड लाइन से हम क्या कर रहे हैं, यूजर को एक्सेस दे रहे हैं, ब्रांच को एक्सेस दे रहे हैं, एटीएम को एक्सेस दे रहे हैं, किसका, डेटा सेंटर का। डीएमजेड में जिस तरह से हमने कुछ सर्वर को रखा, आईबीएस, आईबीसीएस, वेब सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर, likewise in the case of trusted zone we have some server like आपका ATM server, database server, application server and antivirus server। और भी कई तरह के सर्वर्स होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में इतने ही सर्वर हमें पढ़ने हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, आई होप आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं सर्वर को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, बस हम आर्किटेक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव डिफरेंट सर्वर्स, जिन सर्वर्स को हमने दो जोन में रखा है, ट्रस्टेड जोन एंड डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन के थ्रू हम इंटरनेट का एक्सेस दे रहे हैं इंटरनेट यूजर्स को, और ट्रस्टेड जोन के थ्रू हम ब्रांच कनेक्टिविटी एंड एटीएम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं थ्रू द लीज डेडिकेटेड लाइन। ये आपका बेसिक आर्किटेक्चर है।
अब अगर ये मेरा मेन डेटा सेंटर है जिसको हमने 2 जोन में बांटा, किसी कारण से मान लो पावर फेलियर की वजह से, मान लो अर्थक्वेक की वजह से, टेररिस्ट अटैक की वजह से, किसी कारण से अगर ये मेरा मेन डेटा सेंटर काम करना बंद कर दे तो मेरा सारा ऑपरेशन क्या होगा, ठप होगा। इससे कैसे बचा जाए? तो हम कहते हैं इससे बचने का तरीका है कि वी हैव अ डीआर साइट हियर एंड दैट डीआर साइट इज सर्टेनली कनेक्टेड विद व्हाट, द डेटा सेंटर। वो हमारे डेटा सेंटर से क्या है, कनेक्टेड है। और ये डीआर साइट का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा सिस्टम, हमारा डेटा सेंटर किसी कारण से काम करना बंद कर दे। तो ये है आपका बेसिक आर्किटेक्चर। आप टेक्नोलॉजी कंपोनेंट को समझना चाहते हैं, यहां आपका टारगेट क्या है कि आप टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स को समझो। आर्किटेक्चर को मैं यहां डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, जाहिर सी बात है ये यहां का टॉपिक नहीं है, ये आपने ऑलरेडी अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जरा गौर करना। वी हैव सर्टेन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स हियर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, देखो ए, मैंने आपके लिए मार्किंग कर रखी है। सो हियर ए इज बेसिकली व्हाट, डेटाबेस सर्वर। तो पहला कंपोनेंट आपको क्या मिला, डेटाबेस एनवायरनमेंट का मिला। डेटाबेस एनवायरनमेंट में बेसिकली आपका क्या है, आप कहते हैं सर यहां मेरा डेटाबेस रखा हुआ है, यहां मेरा क्या रखा हुआ है, डेटाबेस रखा हुआ है। तो आपका एक कंपोनेंट है डेटाबेस एनवायरनमेंट। आपका क्या है, ये मेन सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहां हर एक डेटा को अल्टीमेटली जाके क्या होना है, स्टोर होना है। अगर इंटरनेट के थ्रू यूजर एक्सेस कर रहा है और किसी तरह का ट्रांजैक्शन करता है, वो डेटा भी अल्टीमेटली जाके क्या होगा, डेटाबेस सर्वर में स्टोर होगा। अगर ब्रांच या एटीएम के थ्रू किसी तरह का ट्रांजैक्शन किया जाता है, वो भी अल्टीमेटली जाके क्या होगा, डेटाबेस एनवायरनमेंट में आपका जाके स्टोर हो जाएगा। सो पहला कंपोनेंट आप यहां देख सकते हैं, आपके पास क्या है, डेटाबेस एनवायरनमेंट। चलो सेकेंड कंपोनेंट देखते हैं, बी, दैट इज योर एप्लीकेशन सर्वर। बी क्या है, आपका एप्लीकेशन सर्वर, जहां आपके पास बैंकिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अभी अभी आपने क्या सीखा था कि इन कोर बैंकिंग सिस्टम वी हैव अ डेटा सेंटर, all of the applications are stored on the data center, in the data center on application servers। तो आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो कहां रखे हुए होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स पे रखे हुए होते हैं। ये आपका हो गया कंपोनेंट नंबर बी। तो पहला बताओ डेटाबेस एनवायरनमेंट, दूसरा एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, दोनों हमें साफ साफ यहां दिख रहा है। डेटाबेस एनवायरनमेंट, बी क्या हो गया, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। अब हमारे पास 2 जोन में हमने बांटा था। हमने कहा था इंटरनेट के थ्रू भी यूजर एक्सेस करता है, ब्रांचेस एंड एटीएम के थ्रू भी लोग एक्सेस करते हैं। तो 2 जोन में बांटा था, ट्रस्टेड जोन और डीमिलिटराइज्ड जोन में। लेकिन हमने साथ साथ ये भी कहा था कि इसको हमने पूरी तरह से सिक्योर रखा है। कैसे सिक्योर रखा है, तो हमने कहा सर वी हैव अप्लाइड समथिंग कॉल्ड एज आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये एक डिटेक्टिव कंट्रोल है जिसके मदद से हम ये जान सकते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर हमारे सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये आपका आईडीएस हो गया। लाइकवाइज वी हैव इंस्टॉल्ड फायरवॉल्स। तो ये जो आईडीएस है ये फायरवॉल है, और ये जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है, आईडीएस फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्वर, आईडीएस फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्वर, ये तीनों मिलके क्या बना रहा है, आपका इंटरप्राइज सिक्योरिटी। सो थर्ड कंपोनेंट है आपके पास क्या, सिक्योरिटी। बताओ फर्स्ट कंपोनेंट क्या बोलोगे आप कहते हैं सर डेटाबेस एनवायरनमेंट, जहां क्या होता है, डेटाबेस रखा होता है। सेकंड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, जहां क्या स्टोर होते हैं, एप्लीकेशन स्टोर होते हैं। तीसरा, हमें सर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का भी इंतजाम करना होगा। वी हैव टू इंप्लीमेंट आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वी हैव टू इंप्लीमेंट फायरवॉल एंड वी हैव टू इंप्लीमेंट इंस्टॉल सर्वर्स लाइक प्रॉक्सी सर्वर, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, आप देखो सी में आपका एक और पॉइंट है एंड दैट इज व्हाट, एंटीवायरस सर्वर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एंटीवायरस भी क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी सोल्यूशन है। सो आईडीएस, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर, ये सब आपका मिलके क्या बनाता है, आपका इंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड द सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आर कवर्ड हियर। तो 3 चीजें हो गई, डेटाबेस, एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज सिक्योरिटी। नाउ कम टू द कनेक्टिविटी। अब जरा गौर करो, हमारा डेटा सेंटर था 2 जोन में बांटा था, अच्छी बात है भाई, हमने एक डीएमजेड का, एक को टीजेड का। अब इसकी कनेक्टिविटी तो है ना आउटसाइड वर्ल्ड से, इसकी कनेक्टिविटी कैसे है, तो हम कहते हैं सर हम या तो कॉर्पोरेट कनेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं, हमारे जो ब्रांचेस हैं, हमारे जो बैक ऑफिसेज हैं, हमारे जो थर्ड पार्टी कनेक्शंस हैं, इनको हम कैसे मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ हम कनेक्टिविटी टू इंटरनेट की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरनेट। सो कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, वरना एक डेटा सेंटर बना के उसको क्लोज सिस्टम रख दिया, कहीं से कनेक्ट ही नहीं किया, तो फिर पर्पस कहां से सॉल्व होता है।
सो कनेक्टिविटी is the next component, technology component, जो आपको consider करना होगा. And when we talk of connectivity, then we talk of connectivity with corporate network and connectivity with internet. And connectivity की जब बात आती है, the one and most important keyword you have to keep in mind is the bandwidth. So connectivity की बात करोगे तो आपको bandwidth दिखाना होगा, आपको bandwidth के बारे में सोचना होगा कि what kind of bandwidth we have to employ here. जरा देखो, ये है आपका bandwidth, ये है आपका component नंबर 4. बैंडविथ, यहां भी देखो मैंने क्या शो कर रखा है आपके लिए, बैंडविथ ये है आपका कंपोनेंट नंबर 4. सो फोर्थ इज कनेक्टिविटी टू कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इंटरनेट. ठीक है, तो पहला डेटाबेस एनवायरनमेंट, दूसरा एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, तीसरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड चौथा आपका क्या हो गया, कनेक्टिविटी टू कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इंटरनेट. पांचवा, द डेटा सेंटर इटसेल्फ. द डेटा सेंटर इटसेल्फ, जरा देखना, डेटा सेंटर को हमने क्या कहा, हमने कहा सर डेटा सेंटर को हमने यहां कह दिया ई, ये हमारा पांचवा कंपोनेंट है, द डेटा सेंटर इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स द डीआर साइट. सो डेटा सेंटर एंड डीआर साइट इज योर नेक्स्ट कंपोनेंट. पांचवा कंपोनेंट डेटा सेंटर एंड डीआर साइट. जाहिर सी बात है डेटा सेंटर के अंदर ही सब कुछ है, बट डेटा सेंटर इटसेल्फ इज अ व्हाट, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, राइट. अब जरा गौर करना कि आप क्या कह रहे हैं कि सर हमारे पास एक डेटाबेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास कनेक्टिविटी है टू द इंटरनेट एंड टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क, एंड हमारे पास है डेटा सेंटर एंड द डीआर सेंटर. DR center stands for disaster recovery center. Now you are giving access to the users online. So आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेस दे रहे हैं ब्रांचेस को, यूजर को, एटीएम पे भी आप एक्सेस दे रहे हैं. तो जाहिर सी बात है जब आप ऑनलाइन एक्सेस दे रहे हैं तो उस कंडीशन में, मान लो इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में फ्रॉड के चांसेस तो बनते हैं. हो सकता है कोई अनऑथराइज्ड यूजर क्या करे, किसी तरह का फ्रॉड करे. तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ट्रांजैक्शंस को हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कैसे करें. वी शुड हैव दैट सिस्टम एंड सॉल्यूशंस विद अस, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसे आप कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट. जरा गौर करना, टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं आपके पास. मजेदार बात पता है क्या है, मजेदार बात यह है कि अगर आपको डायग्राम याद में रह गया, मैं बहुत डिटेल में यहाँ डायग्राम को नहीं समझाऊंगा, आपने क्लास में समझा हुआ होगा, नहीं समझा हुआ होगा तो 5th चैप्टर के मेरे लेक्चर को रेफर करना. आप यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, वहां मैंने इस डायग्राम को बहुत डिटेल में हैंड से ड्रॉ करके, स्केच करके समझाया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं. यहां मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. सो दिस इज योर 6 different technology components what you have to study. Database environment, है ना, क्या बोलोगे, database environment, application environment, enterprise security, ठीक है. फिर आप कह सकते हैं इंटरप्राइज सिक्योरिटी के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी टू इंटरनेट एंड कॉर्पोरेट नेटवर्क. देन यू हैव योर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड, ठीक है. ऑनलाइन मॉनिटरिंग के बाद लास्ट में हमारे पास क्या होगा, तो पहले हम इसको कहते हैं डोएक. क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हम डोएक, ऐसे करके दिमाग में रख सकते हो आप. तो डोएक मतलब, डी मतलब डेटाबेस, ऑनलाइन मतलब, ओ मतलब ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ए मतलब एप्लीकेशन, ई मतलब एंटरप्राइज सिक्योरिटी, एंड सी का मतलब क्या हो गया यहां हमारे पास, कनेक्टिविटी, राइट. डोएक के बाद हम करते हैं डोएक डीसी, डेटा सेंटर एंड डीआर साइट, ऐसे करके दिमाग में रखिएगा, डोएक डीसी. तो टोटल कितने हो गए, टोटल बताओ, 6 कंपोनेंट हो गए. डीसी का मतलब क्या दिमाग में रखना है, डेटा सेंटर एंड डीआर साइट. अब जरा गौर करना, डेटाबेस एनवायरनमेंट, डी फॉर डेटाबेस एनवायरनमेंट, ध्यान में रहेगा, डी फॉर डेटाबेस एनवायरनमेंट, ओ फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ए फॉर एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, ई यहां आपका क्या है, इंटरप्राइज सिक्योरिटी, सी आपका यहां क्या है, तो आप कहते हैं सर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, किसके साथ, कॉर्पोरेट के साथ और इंटरनेट के साथ, और डीसी यहां क्या है आपका, आप कहते हैं सर हम डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं. सो आइडिया इज वेरी सिंपल. आप क्या कहते हैं कि सर जब टेक्नोलॉजी कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो हमारा कोड होगा डोएक डीसी. क्या बोलेंगे, डोएक डीसी, डोएक डीसी, डोएक डीसी, राइट. अब जरा गौर करना, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड वे में देखें, और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में देखें, तो हियर आर योर लेयर्स. ये आपका आर्किटेक्चर है, सिंपल सा आर्किटेक्चर है. जरा गौर करना, सबसे नीचे आपके पास क्या है, डेटाबेस सर्वर. सो दिस इज बेसिकली योर डेटाबेस एनवायरनमेंट, ये आपका डेटाबेस एनवायरनमेंट है. ये रहे आपके क्लाइंट, चाहे वो टेलर हो या कस्टमर हो. टेलर जो होता है आपका बैंक का एम्प्लॉई है, सो ब्राउजर और क्लाइंट सर्वर.
कस्टमर जो है यहाँ ब्रांच, एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल, टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी ब्राउजर, पीडीएम, मोबाइल फोन कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्लाइंट साइड है, जहां से क्लाइंट क्या करता है, सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इनिशिएट करता है। ठीक है, देन यू कम टू द नेक्स्ट लेवल विच इज योर चैनल सर्वर। चैनल सर्वर में आपके ब्रांच के सर्वर्स आते हैं, एटीएम स्विचेस आते हैं, आईवीआर आता है, वेब आता है, वेब सर्वर्स आते हैं। ये सब क्या है, आपके चैनल सर्वर। सो हियर इज अ वेब सर्वर, याद करो डीएमजेड में डाला था आपने। फिर आपका आता है एप्लीकेशन सर्वर्स, यहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर्स है, होस्ट कनेक्ट है। सो आप देखोगे कनेक्टिविटी गोज फ्रॉम क्लाइंट टू चैनल लेवल, चैनल टू एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन टू डेटाबेस सर्वर। तो ये हो गया आपका डेटाबेस एनवायरनमेंट, ये हो गया आपका एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, ये हो गया आपका क्लाइंट साइड की कनेक्टिविटी की आप बात कर लो। हर एक लेवल को आपको क्या करना होगा, सिक्योर करना होगा, चाहे वो एटीएम से कनेक्शन हो, ब्रांच से कनेक्शन हो, या कस्टमर से ऑनलाइन कनेक्शन हो। उसके लिए आपने क्या किया, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सॉल्यूशंस को लगाया, और आपने कहा ये सब डेटा सेंटर में है, और इन केस ऑफ डिजास्टर उससे बचने के लिए हमारे पास डीआर साइट भी होना चाहिए, वो भी आपने रखा। फिर आपने कहा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को हमें मॉनिटर करना होगा ताकि किसी तरह का फ्रॉड रिस्क हम क्या कर सके, रोक सके। तो हमने उसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग को भी रखा। इस तरह से टोटल 6 कंपोनेंट हैं हमारे पास, जिसे हम कोर बैंकिंग सिस्टम के क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट कहते हैं। डायग्राम को दिमाग में रखना, और डायग्राम को दिमाग में रखते हुए जरा फटाफट इसको देख लो, कितना सिंपल है ये। सबसे पहला आपका डेटाबेस एनवायरनमेंट। दिस कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड डेटाबेस सर्वर। कहां रखा है, डेटा सेंटर में हमारा डेटाबेस सर्वर रखा हुआ है, टीजेड में, ट्रस्टेड जोन में, that store the data for all the branches of the bank, which include customer master data, interest rate, account type, etc. तो जितने भी ब्रांचेस के जो भी डेटा है, सारा का सारा डेटा हमारे डेटाबेस में जाके क्या होगा, स्टोर होगा, जो सेंट्रली लोकेटेड डेटाबेस है डेटा सेंटर में। Whenever a customer requests for a particular service to be performed, the application server performs a particular operation and it updates that central database server. The database are kept very secure to prevent any unauthorized changes. तो हमने कहा जब भी, जैसे आपने इंटरनेट बैंकिंग करने की कोशिश करी, तो आपका ट्रांजैक्शन पहले आईबीएस ने क्या किया, परफॉर्म कराया, और जाहिर सी बात है वट एवर डेटा प्रोड्यूस्ड विल गेट स्टोर्ड इनटू सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। वहां जाके आपका डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इसको कहते हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट। तो आप क्या बोलोगे कि डेटाबेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रली लोकेटेड डेटाबेसेस which stores all the information of branches and the bank and the transaction related information, right? फिर हम कहते हैं कि whenever a user try to perform some kind of transaction, there are different application servers जो उन transactions को क्या करता है, perform करता है, और data ultimately database में जाके store हो जाता है। database को हमें बहुत secure रखना होगा ताकि इसका किसी भी तरह का unauthorized access ना हो। सारा data इसी database में रखा हुआ है, तभी हमने इसको कहाँ रखा था, trusted zone में रखा था, इसको और ज़्यादा secure करके रखा था। सेकेंड है आपका एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। नाउ एज फार एज एप्लीकेशन एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड, आप जानते हैं एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में क्या होगा, एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे। यहां क्या होंगे, एप्लीकेशन सर्वर्स दैट होस्ट डिफरेंट कोर बैंकिंग सिस्टम्स लाइक फ्लेक्सक्यूब, बैंकमेट एक्सेट्रा। तो जो मेरा कोर बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, जो मेरे एप्लीकेशंस हैं, वो कहां रखे होते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन सर्वर पे रखे होते हैं, राइट? The access to these application server will generally be routed through a firewall. हम जानते हैं access किसके थ्रू जाएगा, firewall के थ्रू। वो तो हमने देखा ही था, we had IDS, we have firewall। क्यों firewall के थ्रू जाएगा, क्योंकि हम सिक्योर रखना चाहते हैं इसको। तो देखो पहला कंपोनेंट डेटाबेस एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है, डेटाबेस होता है। सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है। जब भी यूजर कोई ट्रांजैक्शन करेगा, मामला जाएगा एप्लीकेशन सर्वर के पास, एप्लीकेशन क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा, और डेटा फाइनली कहाँ जाके स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट है एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में क्या रखा होता है, हमारे एप्लीकेशंस रखे होते हैं, जो एप्लीकेशंस बेसिकली हमारे डिफरेंट पर्पसेस को फुलफिल करते हैं, राइट? और वो एप्लीकेशंस क्या होगा, जब भी एक्सेस होगा थ्रू फायरवॉल होगा। थर्ड आ जाइए एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन। याद करो क्या क्या कहा था हमने, आईडीएस की बात करते हैं, फायरवॉल की बात करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर की बात करते हैं, जब हम सिक्योरिटी सर्वर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जब हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर की बात करते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में रखा जा सकता है, एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन। टू इंश्योर सिक्योरिटी, प्रॉक्सी सर्वर्स, फायरवॉल, intrusion detection systems are used to protect the network from any malicious attacks and detect any unauthorized network entries.
सो किसी तरह के मैलिशियस अटैक से अपने नेटवर्क को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल एंड योर प्रॉक्सी सर्वर इज देयर। इन सब का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे आईडीएस डिटेक्शन सिस्टम है, लाइकवाइज फायरवॉल क्या है, प्रिवेंशन सिस्टम है। फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट कर देता है। To ensure secure network configuration, proper usage of routers, hubs and switches should be envisaged. जाहिर सी बात है, हम राउटर्स और हब्स एंड स्विचेस का यूज कर रहे होते हैं यहाँ। पीरियोडिक असेसमेंट एंड टेस्टिंग आर कैरिड आउट टू असेस द vulnerability and identify the weakness. Further, various cyber security controls are prescribed by RBI for banks as well. So there's lot of security practices prescribed by the RBI. जैसे आप OTP की बात कर लेते हैं ना, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यू गेट द OTP, किसने अप्लाई किया है भाई, RBI ने इन्फोर्स किया है। हर एक बैंक को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो RBI के सिक्योरिटी गाइडलाइन को भी हम फॉलो करते हैं। टाइम टू टाइम यू विल हैव टू डू द ऑडिट ऑफ द सिस्टम, ताकि आप वल्नरेबिलिटीज एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सको। तो दिस इज बेसिकली योर एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। सिंपल तरीके से क्या याद रखना है, आप कहते हैं कि पहला कंपोनेंट था मेरा डेटाबेस एनवायरनमेंट, जिसमें डेटाबेस रखा होता है, सारा डेटा डेटाबेस में रखा होता है, राइट। डेटाबेस पूरी तरह से सिक्योर रखना होता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ना कर सके। सेकंड था एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, जहां हमारे एप्लीकेशन कोर बैंकिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, रखे होते हैं। जैसे हमने बैंकमेट की बात कर ली या फिनाकल की बात कर ली। साथ ही साथ हमने कहा एक्सेस टू द एप्लीकेशन सर्वर ऑलवेज विल गो थ्रू द फायरवॉल, ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। जब एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो फायरवॉल लगाते हैं, प्रॉक्सी सर्वर लगाते हैं, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ लगातार सिस्टम को ऑडिट करते रहते हैं ताकि हम सिस्टम के वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटीज को देख सके, अकॉर्डिंगली उसको हम रेक्टिफाई कर सके। साथ ही साथ आरबीआई ने भी बहुत सारे सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए बैंक को बोला हुआ है, और बैंक को उसे क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। The various security measures taken include the following. ये कुछ security measures हैं जो आपको ध्यान में रख लेना है। Full fledged security policy development and implementation क्या होना चाहिए भाई, security policy होनी चाहिए। Identify the risk to ensure risks are within the risk appetite. आप जानते हैं रिस्क एपेटाइट पढ़ा हुआ है आपने, तो रिस्क को इंश्योर करना होगा आपको कि वो क्या रहे। रिस्क एपेटाइट मतलब कहने का मतलब है सीधा सीधा यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट। क्या इंप्लीमेंट करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट को। इंप्लीमेंटिंग एंटी फिशिंग एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, इंप्लीमेंटिंग बैंक स्पेसिफिक ईमेल डोमेन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पीरियोडिक सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड टर्मिनल, password management policy, effective employee training, proper reporting mechanism, verification of vendor third party service provider, non-disclosure and compliance agreement, secure configuration, effective change management, incident response management, periodic testing and continuous surveillance. ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये सब कंट्रोल के टेक्निक हैं जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। तो आप उसको एज इट इज यहाँ यूज कर सकते हैं, आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, बेसिक आइडिया है, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। The fourth is the connectivity to the corporate network and the internet. हमने कहा था यहाँ what we have to take care of is the adequate bandwidth. चाहे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें या कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्टिविटी की बात करें, हमें क्या करना होगा, बैंडविड्थ को इंश्योर करना होगा। सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन कोर बैंकिंग सिस्टम। देयर शुड बी एडिक्वेट बैंडविड्थ टू डील विद द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन सो एज टू प्रिवेंट स्लोइंग डाउन एंड रिजल्टिंग इन लोअर एफिशिएंसी। सो बैंडविड्थ शुड बी सफिशिएंट ताकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को किया जा सके। हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रियल टाइम में परफॉर्म हो रहे होते हैं, मल्टीपल यूजर्स आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं, ऐसे सिचुएशन में बैंडविड्थ सफिशिएंट होना चाहिए। दैट व्हाट वी डील इन व्हेन इट कम्स टू व्हाट, कनेक्टिविटी। डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी साइट, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। सो the bank should adopt a full-fledged documentation and prepare necessary manual dealing with the disaster recovery procedure. अब ये बात कर रहा है डीआर की, डिजास्टर रिकवरी की, तो डेटा डिजास्टर रिकवरी सेंटर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इस प्रायर ऑफ दैट हम डेटा सेंटर की अगर बात करें तो कोर बैंकिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए डेटा सेंटर विच इंक्लूड वेरियस एप्लीकेशन सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर एक्सेट्रा एंड वेरियस अदर टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स। जो हमने पहले पढ़ा वो सब भी किसका पार्ट था, डेटा सेंटर का ही पार्ट था। द बैंक शुड अडॉप्ट फुल फ्लेज्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिपेयर नेसेसरी मैनुअल्स डीलिंग विद द डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर्स। Arrangements of alternate connectivity, duplicated connectivity of the bank with the data center should be established whenever there is a disruption of the primary connectivity. Proper awareness should be created among the employees as well. So DR center and डेटा सेंटर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं डेटा सेंटर बेसिकली बैंक का वो स्पेस है, वो जगह है जहां बैंक ने अपने सारे सर्वर्स को रखा हुआ है, एप्लीकेशन सर्वर्स को रखा हुआ है, डेटाबेस सर्वर्स को रखा हुआ है, वेब सर्वर्स को रखा हुआ है एंड सो ऑन। और डेटा रिकवरी सेंटर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेसिकली
एक रेप्लिका है डेटा सेंटर का, उसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा प्राइमरी सेंटर किसी तरह के डिजास्टर का शिकार हो जाए, राइट? सो दिस इज योर व्हाट, डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर। एंड लास्ट वन इज द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग फॉर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ये तो आपको करना ही होगा। So risk evaluations are carried out, and considering the risk profile and other regulatory requirement of the bank, effective monitoring should be done as a part of managing fraud risk management. So we have to do effective online monitoring of transactions ताकि किसी तरह के fraud risk को हम क्या कर सके, manage कर सके, उसे prevent कर सके। There should be proper alert system, logging होना चाहिए, log का audit होना चाहिए. These things have to be done here. Proper alert system should be enabled to identify any changes in the log settings, and the audit logs pertaining to user actions are captured. So जो भी यूजर एक्शन हो रहे हैं उसका लॉग प्रिपेयर हो, और लॉग प्रिपेयर होने के साथ साथ उसे हम टाइम टू टाइम क्या करते रहे, ऑडिट करते रहे। तो क्या कहा हमने, डोएक डीसी, क्या बुलाएंगे, डोएक डीसी। ये है आपके टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। डायग्राम याद रहा, एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं रखा। और मजेदार बात ये है कि एक्सप्लेनेशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि इन सारे कंपोनेंट्स को आप ऑलरेडी पढ़ते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम में ही, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में। तो कुछ नया नहीं है। एक जगह क्या किया गया है, क्लब किया गया है। तो आपको क्या करना है, 6 के 6 कंपोनेंट्स को याद रखना है, और 6 के 6 कंपोनेंट का राइटिंग कैसे करें, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के साथ। इसको लिखे कैसे, इसकी जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इसे लिख सकें एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये था आपका पहला एस्पेक्ट जिसमें आपको चेंज दिखेगा। सेकेंड एस्पेक्ट है आपका सीबीएस रिस्क सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल्स। इसमें भी चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं, चलो देखते हैं। सीबीएस रिस्क सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल, इस टॉपिक में दे आर डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस। इससे रिलेटेड एक छोटा सा चेंज आपको यहां देखने को मिलेगा, एंड दैट इज रिगार्डिंग द ऑपरेशनल रिस्क। देयर आर सर्टेन रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस, आपने पढ़ा हुआ है इसको। इसमें आपको जो पहला है ऑपरेशनल रिस्क, इसमें चेंजेस हैं। ठीक है, देखो ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली क्यों होता है, तो ये इसका सिंपल सा रीजन है, दिस हैपेंस ड्यू टू द फेलियर ऑफ पीपल, सिस्टम, या आपका इंटरनल प्रोसेसेस। आपका अगर पीपल, सिस्टम या इंटरनल प्रोसेसेस इनएडिक्वेट है या किसी कारण से फेल होता है, उस कंडीशन में आपको ऑपरेशनल रिस्क दिखेगा, जो आपके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉस क्रिएट कर सकता है। सो ऑपरेशनल रिस्क को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज अ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस टू द बैंक which could be associated with inadequate or failed internal process, people or system। जैसे ऑडिट का ना होना, improper मैनेजमेंट का होना, ineffective internal control procedure का होना, and so on। Now take an example of PNB। आप PNB जानते हैं, PNB के फ्रॉड के बारे में। LOU से रिलेटेड फ्रॉड था, जिसमें टोटल $2 बिलियन USD का फ्रॉड हुआ था PNB के साथ। सिर्फ पीएनबी के साथ ही नहीं हुआ था, और भी बहुत सारे बैंक के साथ हुआ था, बट पीएनबी का केस हम यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑपरेशनल रिस्क के कंटेक्स्ट में। दिस इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल फॉर व्हाट, ऑपरेशनल रिस्क। नीरव मोदी ने किया था, राइट, एंड मेहुल चौकसी, आप जानते हैं ये जोड़ी बहुत फेमस है इंडिया में। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने मिलकर चूना लगाया था बैंक को। बेसिकली इसमें हुआ क्या था, अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें हुआ क्या था, और LOU की के मदद से क्या किया गया था, $2 बिलियन का फ्रॉड किया गया था, किसके साथ, PNB के साथ, जो बाद में डिटेक्ट हुआ। लेकिन हमें ये समझना है, पूरा केस स्टडी तो हमें यहाँ नहीं देखना, रेलेवेंट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें ये समझना है कि इसको हम रिस्क में कैसे देख सकते हैं एज फार एज ऑपरेशनल रिस्क इज कंसर्न। ठीक है, दो चीजों की बात मैं आपको करता हूं। सबसे पहले जरा ध्यान देना, PNB में देयर वाज अ रूल, एक रूल था बड़ा सिंपल सा, कि 2 से 3 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर क्या होना था, एम्प्लॉय का ट्रांसफर होना था। 2 से 3 साल से ज्यादा एम्प्लॉय को डेस्क अलाउ नहीं होता, राइट। लेकिन इसके बाद भी कुछ एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं हुआ था, और बाद में ये पता चला था, ये जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ था, यही लोग फेवर कर रहे थे किसको, ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे एज फार एज नीरव मोदी ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड, राइट। सो जरा गौर करो, 2 से 3 साल, रोटेशन ऑफ स्टाफ इज एन इंटरनल कंट्रोल अप्लाइड इन बैंक। रोटेशन ऑफ स्टाफ क्या है, एक इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर है जो हम बैंक में अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर रोटेशन ना हो और किसी एम्प्लॉय को किसी पोस्ट पे, किसी ब्रांच में, किसी बैंक में लंबे समय तक रखा जाए,
उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल क्या हुआ था या मिस हुआ था, जरा गौर करना, इनफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर एंड सर्टेनली सिंस इट इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉय, सो इट इज फेलियर ऑफ व्हाट, पीपल। सो पीपल का फेलियर हम यहां साफ साफ देख सकते हैं। तो दे आर सर्टेन रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद पीपल, जो ऑपरेशनल रिस्क के कैटेगरी में जाएगा। और आप बोलोगे 2 से 3 साल में ट्रांसफर का प्रोविजन था, उसके बाद भी एम्प्लॉइज का ट्रांसफर ना होना, ये एक तरह का इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर फेलियर था। किसका? पीएनबी का, जिसकी वजह से पीएनबी ने ऑपरेशनल रिस्क फेस किया। इतना ही नहीं, देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्विफ्ट। स्विफ्ट हमें एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है बैंक को, जिस नेटवर्क के थ्रू जो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। अब जब एलओयू की बात आ रही, तो देयर वाज एम्प्लॉय जो क्या कर रहा था, डायरेक्टली स्विफ्ट टर्मिनल को एक्सेस करता था और वहां से वो एलओयू इशू करता था, साथ ही साथ उसके अमाउंट को भी अमेंड करता था, राइट। लेकिन ये बुक ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं होती थी। तो जरा सोचो, आपने अनऑथराइज एक्सेस दे रखा है टर्मिनल का, कहीं ना कहीं कंट्रोल तो फेल हो रहा था। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ जो ट्रांजैक्शन बुक में नहीं था मेंशन, तो वो एक तरह का एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन था, तो उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई? ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था पीएनबी के केस में। लाइकवाइज देयर वर लॉट ऑफ फेलियर ऑफ सिस्टम्स, बहुत सारे आप इंटरनल कंट्रोल को फेल होते हुए देख रहे थे इन द केस ऑफ पीएनबी, जिसकी वजह से पीएनबी ने 2 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान सहा, एंड दैट वाज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, ऑपरेशनल रिस्क। यही हम कह रहे हैं, पीपल का फेल होना, सिस्टम का फेल होना या आपके प्रोसेसेस का फेल होना, ये आपके लिए लीड करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस, जिसे आप बेसिकली कवर करते हैं अंडर द ऑपरेशनल रिस्क। अब स्विफ्ट टर्मिनल का डायरेक्ट एक्सेस मिलना और वहां से ट्रांजैक्शंस कर देना किसी एम्प्लॉय के द्वारा, इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क था। इसका मतलब आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं था, राइट। सो अगर हम ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं, तो ऑपरेशनल रिस्क नेसेसरीली एक्सक्लूड बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क, एंड देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। अब ये कंपोनेंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कितने कंपोनेंट हैं? तो आप कहोगे क्लिप ट्रांजैक्शन आर द कंपोनेंट्स। क्लिप ट्रांजैक्शन आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। एक लाइन को दिमाग में रखना, क्या है कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क? आप कहते हैं क्लिप ट्रांजैक्शन, वेयर C stands for compliance risk, L stands for legal risk, I stands for information security risk, P stands for people risk and transaction risk in itself. तो टोटल देखो आपके पास कितने हैं, 5 डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो ऑपरेशन रिस्क में कंसीडर होंगे। क्या बोलोगे? क्लिप ट्रांजैक्शन, C for compliance, L for legal, I for information security, P for people and transaction processing risk, राइट। ये 5 कैटेगरी हैं जिनको थोड़ा सा इलाबोरेट किया गया है नए स्टडी मैट में, जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आ जाओ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। ये क्यों होता है? अगर डेटा एंट्री गलत हो, मान लो बैंक का कोई कंप्यूटेशन है, किसी तरह का कैलकुलेशन है, उसमें अगर एंट्री में क्या हो जाए, गलती हो जाए, सो दैट विल लीड टुवर्ड्स व्हाट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। इसका मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में एरर है। फॉल्टी रिपोर्टिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मार्केट डेवलपमेंट टू द बैंक मैनेजमेंट। तो अगर जो मार्केट डेवलपमेंट्स हैं, जो बैंक में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में गलत रिपोर्टिंग हो जाए बैंक को, दैट विल आल्सो फॉल अंडर व्हाट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, it comprises the impact to an organization and stakeholder that could occur due to the threat and vulnerability associated with the operation and use of information system and the environment in which those operates। जैसे हमने यहां एग्जांपल लिया था किसका? स्विफ्ट का। क्या कहा था हमने? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू स्विफ्ट टर्मिनल मिल रहा था, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, एलओयू भी इशू कर रहे थे, और उसके अमाउंट को भी क्या कर रहे थे, अमेंड कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, दैट वाज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। तो पहला रिस्क क्या है आपका? आप कहते हैं सबसे पहला रिस्क है हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क में 2 चीजों की हमने बात करी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? एरर्स की। 2 चीजों की हमने बात करी, फॉल्टी रिपोर्टिंग की और एरर्स की। फॉल्टी रिपोर्टिंग एंड एरर्स की हमने बात करी। ये दो तरह से आपको क्या दिख सकता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क दिख सकता है। जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क की बात कर रहे हैं, तो आप यहां बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, एंड बात कर रहे हैं आप ऑपरेशंस में थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी की।
तो अगर आपका अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम में थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी है जिसकी वजह से आपका सिस्टम सस्केप्टेबल टू अटैक है, तो जाहिर सी बात है दैट विल क्रिएट ऑपरेशनल रिस्क टू यू। लीगल रिस्क, अच्छा लीगल रिस्क क्या होता है? ये बेसिकली मान लो आप एक बैंक हो, आपने किसी तरह का लोन दिया, आपका क्लाइंट है, क्लाइंट से अगर डिस्प्यूट हो जाए और वो आप पे केस फाइल करे, दैट विल लीड यू टुवर्ड्स द लीगल रिस्क। बचने का तरीका क्या है? प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर एग्रीमेंट इज द वे टू सेव योरसेल्फ। सो इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट्स, द सेल ऑफ प्रोडक्ट, बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ अ बैंक। सो क्लाइंट का ट्रीटमेंट कैसा है, किस तरह से प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बैंक के, उससे रिलेटेड ये रिस्क है। देयर आर काउंटलेस एग्जांपल ऑफ बैंक बीइंग टेकन टू कोर्ट बाय डिसग्रंटल्ड कॉर्पोरेट कस्टमर्स। सो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे आपको जहां कस्टमर बैंक पे क्या करता है, केस फाइल करता है, उसे कोर्ट में लेके जाता है, राइट। देन वी हैव द कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क आपको कब देखने को मिलेगा? जब आप गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं करोगे, एंड दैट विल लीड यू टुवर्ड्स द लीगल पेनाल्टीज, फाइनेंशियल पेनाल्टीज एंड मटेरियल लॉस, राइट। तो अगर आप पे लीगल पेनाल्टीज लगाया जाए, फाइनेंशियल पेनाल्टीज लगाया जाए, या आपका मटेरियल लॉस होता है इसकी वजह से कि आप कंप्लायंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट? Compliance risk. And last one is the people risk. From lack of trained key personnel, tampering of records, unauthorized access to dealing room, and nexus between front and back end offices. आप इसको पढ़ते हैं, और डीलिंग रूम, फ्रंट एंड ऑफिस, बैक एंड ऑफिस, ये सब आपको मैंने ट्रेजरी ऑपरेशन में पढ़ाया हुआ है। और यही रिस्क तो था जो पीएनबी ने फेस किया था, क्योंकि क्या कह रहा था पीएनबी? 2 से 3 साल में क्या होना था? एम्प्लॉय का ट्रांसफर होना था, लेकिन ये देखा गया कि एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं हुआ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट वाज द पीपल रिस्क। सो क्या हो सकता है? रिकॉर्ड के साथ टैंपर हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है डीलिंग रूम का, किसी तरह का नेक्सस हो सकता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, और जाहिर सी बात है दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ पीपल रिस्क। तो टोटल आपके पास कितने रिस्क हैं? आप कहते हैं क्लिप ट्रांजैक्शन। कंप्लायंस रिस्क मतलब अगर आपने कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं किया तो इसकी वजह से आप पे पेनाल्टीज लगेंगी, कंप्लायंस रिस्क। लीगल रिस्क, अगर आपका जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, अगर वो आपको कोर्ट में घसीटता है, दैट विल बी अ काइंड ऑफ व्हाट? लीगल रिस्क। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, अगर आपका ऑपरेशंस जो है उसमें वनरेबिलिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेस जो है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड नहीं है, उसमें वनरेबिलिटी है, तो आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क दिखाई देगा। पीपल, यहाँ टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस टू डीलिंग रूम हो सकता है, फ्रंट एंड बैक एंड जो ऑफिसेज हैं उनके बीच में, लोगों के बीच में नेक्सस हो सकता है, ये आपको पीपल रिलेटेड रिस्क में जाएगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की बात करें तो फॉल्टी रिपोर्टिंग की हम बात कर सकते हैं, और डेटा एंट्री एरर की बात कर सकते हैं, ये हमारे किस कैटेगरी में जाएगा? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के कैटेगरी में जाएगा। सो ऑपरेशनल रिस्क हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 5 कंपोनेंट्स, जिसको हमने कहा क्लिप ट्रांजैक्शन, C for compliance, L for legal, I for information security, P for people and T for transaction processing। कुछ खास यहाँ समझाने के लिए है नहीं, आप बहुत डिटेल में इन सबको पढ़ रहे होते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि उन्होंने एक जगह हाईलाइट कर दिया था, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा था। IT Act is the last thing in chapter 5 what you have to see। देखो, IT Act was enacted in 2000 and amended in 2008। ये सब हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, आपने IT Act को पहले पढ़ा हुआ है। Amendment Act 2008 provides stronger privacy data protection measures as well as implementing reasonable information security by implementing ISO 207001 or equivalent certifiable standard to protect against cybercrime। So, Amendment Act ने क्या किया? डेटा प्रोटेक्शन को हाईलाइट किया, सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों को एक्सपोज करता है, ठीक है। सिविल लाइबिलिटी एक्सपोज टू पे डैमेज बाय वे ऑफ कंपनसेशन अप टू 5 करोड़, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग एप्लीकेबल होगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी में imprisonment for a term which may extend up to 3 years to life imprisonment and also fine। सो जो सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बेसिकली ये अब आपको कहाँ देखना है? फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में आपको कवर करना है कि किस ऑफेंस में किस तरह का पनिशमेंट है, राइट। की प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट, यही है आपका समरी जो आपको डाला गया है। मैं सलाह नहीं दूंगा यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ सिर्फ आपको क्या दिया गया है? उसका एक समरी दे दिया गया है। सेक्शन 43 क्या है? 43A, 65, 66, 66B to F, 67 एंड AB, राइट। ये सारे सेक्शंस हैं, जिन सेक्शंस हैं और सेक्शन किस चीज में डील करता है उसको मेंशन कर दिया गया है। यहाँ से सवाल बनाए जाने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पढ़ना ही नहीं है। ये पढ़ना कहाँ है? चैप्टर नंबर 1 में।
तो देखो प्राइमरीली दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको चैप्टर 5 में जो एडिशन है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स जिसको आपने कहा डोएक डीसी, और दूसरा ऑपरेशनल रिस्क के कंपोनेंट जिसको आपने कहा क्लिप ट्रांजैक्शन। सो चैप्टर नंबर 5 में मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं। आईटी एक्ट में कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में दो कंपोनेंट्स हैं जो हमें, दो अमेंडमेंट्स हैं मेजर जो हमें क्या करना है, खास करके दिमाग में रखना है। एक है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस, और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस को हमने कहा डोएक डीसी, और दूसरा है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क जिसको हमने कहा क्लिप ट्रांजैक्शन। ये दो कंपोनेंट हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, डोएक डीसी एंड क्लिप ट्रांजैक्शन। दीज आर द अमेंडमेंट्स इन चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आप जानते हैं मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता, ये सिर्फ अमेंडमेंट वाला पार्ट था, बहुत माइनर अमेंडमेंट था, इसीलिए मैंने आपको इसे पीडीएफ शीट पे कराया। और डिटेल्ड क्लास नोट्स हम रेगुलर क्लासेस में बनाते हैं, बस चूंकि ये अमेंडमेंट था इसीलिए मैंने इसको पीडीएफ पे आपको कराया, राइट। सो आई होप आप इसको कवर करेंगे अच्छी तरह से। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको दोनों में से कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाए, या तो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स के एक्सप्लेनेशन पूछे जाए या आपसे ऑपरेशन रिस्क के कंपोनेंट को पूछा जाए। तो निश्चित रूप से थॉरोली तैयार करके रखना है इसे, और पढ़ाई करते रहिए, जम के पढ़िए, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, है ना। और एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं अब धीरे धीरे, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ एग्जामिनेशन को क्रैक करो और फाइनल में जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।